राजेंद्र नम स्वर में कहते हैं, थैंक यू भाभी जी। वो करण का मुंह मीठा करा, उसे अपने सीने से लगा। ढेरों आशीर्वाद देते हैं। सब एक के बाद एक करण का मुंह मीठा करा, उसे बधाई देते हैं। इधर पायल फाइल लेकर ऊपर आने के लिए लिफ्ट में कदम रखती है कि दिशांत भी डॉक्टर बत्रा के साथ लिफ्ट में एंटर करते हैं। दिशांत को देख पायल एक साइड खड़ी हो गई। वो अपना मोबाइल ऑन कर उसमें बिजी होने का दिखावा करने लगी। वहीं दिशांत डॉक्टर बत्रा से बातें कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान पायल और उसकी गतिविधि पर था। पायल दिशांत की गहरी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो एक हल्की सी नज़र उठाकर दिशांत को देखती है। दिशांत गहरी नज़रों से पायल को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। उसकी आंखों की तपिश से पायल की कपकपी छूट गई। वो झट से नजरें फेर अपने एक पैर के नाखून से दूसरे को कुचलने लगी। पायल की हरकत से, उसकी कपकपाहट से दिशांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। इतने में ही लिफ्ट ऊपर के फ्लोर पर रुकती है। दिशांत डॉक्टर बत्रा के साथ बाहर निकलता है। पायल अभी भी जस की तस ही खड़ी थी। दिशांत पीछे मुड़ लिफ्ट के गेट पर हाथ रख गहरी आवाज में कहता है, यहीं खड़े रहना है या बाहर आओगी? यदि आज ऊपर नीचे के चक्कर लगाने हैं तो बता दो, मैं लिफ्ट बंद कर दूं। पायल झटके से अपने पलकें ऊपर करके दिशांत को देखती है और उसकी साइड से जैसे ही निकलने लगती है, दिशांत एकदम से लिफ्ट के गेट पर हाथ रख लेता है। पायल उसे देख अटकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? रास्ता छोड़िए मेरा। दिशांत पायल की तरफ झुकते हुए गहरी आवाज में कहता है, एम इंगेज्ड। कल ही रिश्ता जुड़ा है मेरा, अपनी सबसे अच्छी बचपन की दोस्त के साथ। तो मिस उड़न तस्त्री, आपकी आंखों में जो चाहत नजर आ रही है दिशांत को, उसके लिए सॉरी। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो और अपने लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढो। गुड बाय पीटी उषा। इतना बोल अपने कदम बढ़ाता है। पायल उसके सामने आकर कहती है, ओ मिस्टर चिरकुट, दिन में सपने देखना बंद करो। किसी तरह की गलत फहमी मत पालना। दिशांत को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम जैसे लड़कों को पायल गोयल देखना तो दूर, घास भी नहीं डालेगी। अंडरस्टैंड? कहीं के राजा महाराज नहीं जो पायल तुम्हें पसंद करेगी, वो भी सिर्फ 2 मुलाकातों में। उफ, आए बड़े। रास्ता छोड़ो मेरा। पायल दिशांत को घूरती हुई आगे बढ़ जाती है। दिशांत पीछे से कहता है, ये तो वक्त बताएगा मिस उड़न खटोला, कौन कितनी गलत फहमी में है। लोगों की आंखें और चेहरा पढ़ना दिशांत को बखूबी आता है। मुझे देख, तुम्हारे दिल की धड़कनें शोर करने लगी हैं। भले ही मुलाकातें 2 हुई हैं, लेकिन मोहतरमा, तुम्हारे दिल का चैन लूट लिया है दिशांत ने। वो अपने बालों में हाथ फिरा कर कहता है, थोड़ी देर कर दी मिस उड़न तस्त्री, क्योंकि तुम्हें देख दिशांत का भी दिल डोल गया। पहली बार किसी की एक झलक ने दिशांत की आंखों को काबू में किया है, लेकिन अब देर हो चुकी। बेड़ा गर्क हो गया। दिशांत बाबू, तुम्हारा दिल में प्यार का एहसास पनपे से पहले ही दूर हो गया। वाह री मेरी किस्मत, क्या अजब रंग है तेरे। चल भाई लड्डू, भाग यहाँ से। यद्यपि बेबी डॉल ने देख लिया तो शादी होने से पहले ही ये मुझे कूट डालेगी। दिशांत मुस्कुराता हुआ अंकिता के केबिन में चला जाता है। इधर डॉक्टर बत्रा सुरेखा के रूम में आते हैं। वहाँ इतने लोगों को एक नज़र देख शांत लहजे में कहते हैं, पेशेंट के साथ सिर्फ 1-2 लोग रहें, बाकी सब बाहर। एकदम से वो करण को देख बोलते हुए रुक गए। वो करण के पास आकर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, यंग मैन, बधाई हो आप यहाँ। अरे आज तो पूरे अजमेर में आपके चलते हैं। वेल डन बच्चे, आपने अपने माँ बाप
परिवार के साथ हमारे शहर का भी नाम रोशन किया। गॉड ब्लेस यू। वो करण के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर की बात सुन राजेंद्र जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो गर्वीली मुस्कान अपने चेहरे पर लेकिन करण के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, मेरा बेटा है करण। सुरेखा की ओर देखकर कहते हैं, और ये इसकी माँ। डॉक्टर राजेंद्र सुरेखा को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्य हैं आप मैडम, जिसने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया। मिस्टर गोयल, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है मैडम को। राजेंद्र करण डॉक्टर को सारी बातें बताते हैं। डॉक्टर ध्यान से उनकी बातें सुन सुरेखा की मेडिकल हिस्ट्री रीड करते हैं और इन्हें अच्छे से चेकअप करके कहते हैं, गोयल साहब, वैसे तो मुझे आज जल्दी निकलना है, लेकिन मैडम को चेक करने के बाद मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। इनकी स्पाइनल कार्ड में दिक्कत लग रही है। देखिए, एक्सरे से कुछ मालूम नहीं चलेगा। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम इनकी अभी एमआरआई करें। सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप सोच लीजिए, फैमिली में डिस्कस कर लीजिए, जब तक मैं अपने वार्ड का राउंड लगा लूँ। जो भी आपका डिसीजन हो बता दीजिए। डॉक्टर की बात सुन राजेंद्र करण केशव अर्जुन की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहते हैं, डॉक्टर आप एमआरआई करिए। मेरी वाइफ को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है आप शुरू करिए। इतना बोल अपने हाथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर बत्रा शांत लहजे में कहते हैं, ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट। करण को देखते हुए कहते हैं, वैसे भी अब तो हमें अपना 100% देना होगा, क्योंकि ये हमारे भावी एसडीएम साहब की माताजी हैं। करण भावुक स्वर में कहते हैं, सर प्लीज़ शर्मिंदा मत करिए, मम्मा कल से दर्द से तड़प रही हैं, प्लीज़। डॉक्टर बत्रा शांत लहजे में कहते हैं, गोयल साहब आप इन्हें एमआरआई रूम में ले चलिए, मैं खुद इन्हें मॉनिटरिंग करूँगा। डॉक्टर के जाते ही वार्ड बॉय नर्सिंग स्टाफ सुरेखा को लेकर एमआरआई के लिए 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं। पूरा गोयल परिवार बाहर बैठा वेट कर रहा था। इस बीच केशव अर्जुन के बहुत कहने से करण ने फ़ोन पर ही अपना इंटरव्यू दिया। स्कूल स्टाफ से बात कर शीतल को भी बधाई दी। जब तक सुरेखा जी की भी टेस्टिंग हो गई, डॉक्टर बत्रा और दिशांत भी पूरे टाइम रिपोर्टिंग रूम में रहे। थोड़ी देर बाद सुरेखा को रूम में शिफ्ट कर डॉक्टर वार्ड का राउंड लगाकर राजेंद्र जी के पास आकर कहते हैं, मिस्टर गोयल आपकी वाइफ की स्पाइनल कार्ड में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। हालांकि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें कम से कम 2 महीने यूं ही सीधे लकड़ी की पलाई वाले बेड पर सोना होगा। करवट लेना चलना फिरना सब बंद, मतलब इनका सब काम बेड पर होगा। आप चाहे तो हॉस्पिटल में नर्स की देख रेख में रुक सकते हैं और घर जाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दवा के साथ साथ इनको सारे रूल फॉलो करने होंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। 2 महीने की बात है, ज़रा सी सावधानी से टाइम निकल जाएगा। ऑपरेशन की सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इनका बीपी शुगर अस्थमा की रिपोर्ट देखी है मैंने। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। राजेंद्र जी चिंतित स्वर में कहते हैं, डॉक्टर हम पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सरू ठीक हो तो। डॉक्टर बत्रा कहते हैं, डोंट वेरी मिस्टर गोयल, मामूली फ्रैक्चर है, जैसा मैंने सजेस्ट किया है आप करिए। 15 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। मेरी मानिए, आप इन्हें यहीं एडमिट रहने दीजिए कम से कम 15 दिन। बाकी मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। जैसा भी हो आप नीचे डॉक्टर दिशांत या अच्छा सर को बता दीजिएगा। मैं एक बार शाम को फिर आऊँगा। इतना बोल वहाँ से चले जाते हैं। सुरेखा जी ने भी डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। वो राजेंद्र जी की तरफ देख कर कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था मुझे यहाँ लेकर मत आओ, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। घर ले चलिए मुझे, मैं यहाँ 15 दिन तो दूर 1 दिन नहीं रुकूंगी।
राजेंद्र जी तीखे स्वर में कहते हैं, अकड़ गई नहीं सरू आपकी। अभी ज़्यादा हेकड़ी में मत रहो, वरना बिस्तर पर पड़ी रहोगी जिंदगी भर। क्योंकि आपके लखनऊ की वजह से बहू बेटे भी सेवा के लिए पास में नहीं है आपके। करण को भी 10 दिन बाद जाना है। बची तुम्हारी ये बेटी, जिससे तुम्हें उठाना तो दूर, ये हिला भी नहीं सकती तुम्हें। फिर भी घर जाना चाहती हो तो चलो और रहो सारी जिंदगी। राजेंद्र जी की बात पूरी होने से पहले केसो करो करण अर्जुन जी उनके पास आकर कहते हैं, पापा प्लीज़। अर्जुन जी उनका हाथ थाम कर कहते हैं, फूफा जी ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, वो जिद मत करिए। पहले ही बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल गई, अब संभाल लीजिए खुद को। करण का जाना जरूरी है, कम से कम, और किसी का नहीं। करण के फ्यूचर के लिए सोचिए। आज उसने अपने दम पर ये सफलता हासिल की है। पूरे शहर में कन्नू के नाम के चर्चे हैं। हमारे खानदान का नाम रोशन किया है आपके बेटे ने। कम से कम आज तो अपनी जीत छोड़कर अपने बेटे के भविष्य की तरफ देखिए। और आधीरता से कहते हैं, उसने तो आपकी खातिर अंकिता से अपना रिश्ता भी ठुकरा दिया, अब तो उसका और इम्तहान मत लीजिए। सबके इतने समझाने पर भी सुरेखा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। करण अपनी माँ की तरफ देख उनके पास आकर शांत लहजे में कहता है, आप घर जाना चाहती हैं ना, तो चलिए घर। कोई आपको यहाँ रुकने को फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आपको डॉक्टर के सारे रूल फॉलो करने होंगे, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा को बिस्तर पर नहीं, अपने घर में चलते फिरते काम करते देखना है। और मेरे पास सिर्फ यही पूंजी है आप दोनों के रूप में। यदि आप ही खुश नहीं रहोगी तो मैं जीवन में ये सफलता हासिल करके क्या करूँगा। घर चलिए आप, आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा। अपनी माँ को छोड़कर यहीं रहूँगा आपके पास, आपकी सेवा करूँगा। भगवान ने इतना लायक तो बनाया है आपके बेटे को। सरकारी नौकरी है मेरे पास, मेरे अकेले के लिए काफ़ी है। पापा भाई आप मम्मा के पास रुकिए, मैं डिस्चार्ज की फार्मेल्ट करके आता हूँ। वो सुरेखा का हाथ चूम शांत लहजे में कहता है, घबराइए मत, अकेले नहीं छोड़ूंगा आपको, आता हूँ। करण की बातें सुन सुरेखा जी की आंखें नम हो बंद हो गई। वो लाचार दृष्टि से सुरेखा को देख बाहर निकलने लगे कि सुरेखा जाते हुए करण का हाथ पकड़कर कहती हैं, अपने पापा को बोल दे मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ कन्नू, लेकिन मुझे हर पल अपने पति का साथ चाहिए। एक मिनट भी इन्होंने मुझे अकेले छोड़ा, मैं उसी दिन घर। उनकी आवाज़ भारी हो गई, वो अपना मुंह फेर लेती हैं। राजेंद्र जी अपनी पत्नी का लहजा सुन भावुक हो उठे। उनके पास आकर उनके माथे पर अपने प्रेम की छाप अंकित करते हुए अधीरता से कहते हैं, थैंक यू सरू, जो आज आपने मेरी लाज रख ली, वरना अपने बच्चों के आगे कभी सर नहीं उठा पाता। कन्नू केसु जाओ नीचे जाकर फॉर्मेलिटी पूरी करो, और हाँ केसु यहाँ का काम खत्म होते ही ऑफिस निकलो, और 15 दिन तक अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। केशव धीरे से कहता है, लेकिन पापा आपके बिना। राजेंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले ही सुरेखा सख्त लहजे में कहती हैं, अपने पापा की बात की अवहेलना करना नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। जानती हूँ तुम्हारी बेटी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन ये मत भूलो ये तुम्हारे पिता हैं। जब तक ये ऑफिस नहीं आते, काम में जरा भी लापरवाही हुई तो देख लेना। जाओ जाकर अपनी जिम्मेदारी उठाओ। सुरेखा का रवैया देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन जी करण के कंधे पर हाथ रख उसे बाहर चलने का इशारा करते हैं। दोनों बाहर आते हैं। अर्जुन जी शांत लहजे में कहते हैं, कन्नू अंकी को ये खुश उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है। पहले करण भाई उन्होंने ही सबसे पहले मुझे ये न्यूज़ दी। अर्जुन जी खुश होकर कहते हैं, सच में, अब बोल क्या कहेगा। कन्नू ये इशारा है भगवान का, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। करण गंभीर आवाज में कहता है, भाई
कर नहीं सकता नहीं, कर दिया। अंकल ने कल अंकिता का रिश्ता दिशांत के साथ तय कर दिया और उनका फैसला अंकिता को भी मंजूर है। कब तक वो मेरा इंतज़ार करेगी भाई, कब तक? अंकल उन्हें अपने सामने मजबूत हाथों में सौंपना चाहते हैं और दिशांत से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अंकल या अंकिता से कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरी कसम है भाई। अर्जुन जी करण को गले लगा अधीरता से कहते हैं, कन्नू भले ही ये रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन दीवान अंकल की प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं हो सकती। देख लेना, तुम कितनी भी आजमाइश आ जाए तुम दोनों के बीच, लेकिन तुम्हारी दुल्हन अंकी ही बनेगी। चल दिल खोल कर मुस्कुरा। और हाँ कन्नू, जिसने ये गुड न्यूज़ सुनाई है उसका हक बनता है कि तुम उसका मुंह मीठा कराओ। करण धीमे स्वर में कहता है, भाई इम्पॉसिबल है ये, मुझसे नहीं होगा। वो अब दिशांत की अमानत है, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। अर्जुन जी करण का चेहरा देखते हुए कहते हैं, मैंने तो कुछ गलत करने को कहा ही नहीं करण। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बस ये बात जेहन में रखो अपने और उसका मुंह मीठा करवाओ। अपनी पॉकेट से कैडबरी की चॉकलेट निकाल कर कहते हैं, पकड़ो और जाओ उसके पास। 10 दिन बाद जा रहे हो इस शहर से कम कुछ तो सुनहरी यादें साथ लेकर जाओ मेरे भाई। क्या पता कब जिंदगी खुशनुमा हो जाए। मैं कैंटीन में वेट कर रहा हूँ तेरा, 10 मिनट में आ जा। इतना बोल करण को जबरदस्ती अंकिता के रूम में भेज देते हैं। करण हिचकिचाते हुए अंकिता के केबिन को नॉक करता है। दिशांत थोड़ी देर पहले ही अक्षत को लेने हॉस्पिटल से निकला था। इस वक्त अंकिता अक्षत दिशांत के आते ही घर निकलने की तैयारी कर रही थी। वो अपने बैग में सामान रख रही थी। गेट पर आहट सुन दर अंदर से, कम इन प्लीज। करण हौले से गेट खोलकर अंदर आता है। अंकिता को उम्मीद नहीं थी कि करण इस वक्त उसके पास आएगा। वो हैरानी से करण को देखकर कहती है, आप यहाँ? करण जी क्या बात हो गई? डोंट वरी, आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम ध्यान रखेंगे उनका। लेकिन इस बार आप अपने फ्यूचर के साथ कोई समझौता नहीं करना। करण उसकी बातों की अहमियत सुन सधी आवाज़ में कहता है, यकीन है खुद से भी ज़्यादा आप पर, आपके होते हुए मैं बेफिक्र हूँ। मेरी मम्मा की यहाँ अच्छे से देख रेख होगी, वो मैं यहाँ। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकिता से क्या कहे। अंकिता करण को इतना नर्वस देखकर कहती है, क्या हुआ करण जी, आप कुछ? करण ने एकदम से आगे बढ़कर अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल उसका रैपर हटाओ अपने हाथ से अंकिता के आगे करते हुए गंभीर लहजे में कहता है, मेरी खुशी के लिए मुंह मीठा करेंगी आप मेरे हाथों से। करण की बात सुन अंकिता की आंखें फिर भीग उठी। वो उसका हाथ पकड़ करण को खिलाते हुए कहती है, मुबारक हो एसडीएम साहब। जितने कूल आप हैं ना, उतना ही प्यारा हम सफ़र आपको मिले। अब तो सब कुछ आपको मिल गया करण। अब अच्छी सी प्यारी सी चांद सी दुल्हन भी ढूंढ लीजिएगा अपने लिए, अपने ही पैसे से रिलेटेड। करण उसे चॉकलेट खिलाते हुए फीका सा मुस्कुराते हुए कहता है, किसी को लेकर बहुत सपने देखे थे मैंने, लेकिन पूरे नहीं हुए अंकिता। इसलिए अब बस यूं ही जीवन काटेंगे, बैचलर लाइफ। इससे बढ़कर सुकून कहाँ है बताइए? अंकिता बेचैन स्वर में कहती है, बंद कर देखिए किसी के साथ करण जी, यकीन से कह सकते हैं जिसने भी आपको पाया उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। करण उसकी ओर देख गंभीर आवाज़ में कहता है, कोशिश रहेगी मेरी कि आपके सामने नहीं आऊँ अंकिता। और जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप मम्मा के पास मत जाइएगा। वो बची हुई चॉकलेट अंकिता के हाथ में देकर फुर्ती से निकल जाता है। करण अंकिता के हाथ में बची हुई चॉकलेट थमा फुर्ती से उसके केबिन से बाहर निकल गया, क्योंकि वो अगर थोड़ी देर और अंकिता के सामने रुकता तो उसकी आंखों में जब्त आंसू उसके दबे एहसासों की चुगली कर देते। और कॉरिडोर में आकर अपनी भीगी आंखें हैंकी से साफ कर आगे बढ़ जाता है। करण नीचे
कैंटीन में अर्जुन जी के पास जा रहा था कि सामने से आते अक्षत और दिशांत को देख वो अपनी नज़रें नीचे कर पीछे पलट जाता है। आज उसके लिए इतना बड़ा खुशी का पल था, लेकिन अंकिता के लिए अपने दिल में उमड़ते जज्बातों और हमेशा के लिए उसे खो देने, उससे दूर जाने के कारण पहली बार उसकी आंखें इन खुशी के पलों में भी इस कदर भरी हुई थी कि वो किसी के सामने नजरें उठाना नहीं चाहता था। दिशांत ने अक्षत को करण की मम्मा के बारे में पहले ही बता दिया था। वहीं करण की सफलता के किस्से उन्होंने टीवी न्यूज़ पर सुन लिए थे। जैसे ही उनकी नज़र करण पर पड़ती है, वो खुद उसके पास जाकर करण के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बधाई हो यंग मैन, प्राउड ऑफ यू माई वेट यू बेटा। करण उनकी ओर पलट अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, शुक्रिया सर। इतना बोल उनके पैरों में झुक जाता है, लेकिन इस वक्त भी उसकी नज़रें नीचे ही थी। अच्छा उसे बीच में रोक उसके हाथों को पकड़ उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। करण की आंखों के आंसू देख उनका मन भी द्रवित हो उठा। उसकी आंखें आज खुशी के मौके पर भी क्यों भरी हुई हैं, इसका अंदाजा कहीं न कहीं उन्हें हो गया था, लेकिन वो भी मजबूर थे। दिशांत करण की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, कांग्रेस मिस्टर करण। करण संजीदगी से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वो अक्षत को एक नज़र देकर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, अर्जुन भाई मेरे कैंटीन में मेरा वेट कर रहे हैं, चलता हूँ। इतना बोल अक्षत की साइड से निकल बाहर चला जाता है। इधर अर्जुन जी देव से बात कर रहे थे। करण के आते ही वो उसे बैठने का इशारा करके कहते हैं, देव तुम बुक करा लो, बाकी मैं सब देख लूँगा। देव शांत लहजे में कहते हैं, जीजू करण अंकी आने के लिए पक्का मान जाएंगे ना। अर्जुन जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ो देव, मैं तुम्हें बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ, अभी करण के साथ हूँ। देव अर्जुन जी की बातों को सुनकर कहता है, ओके जीजू, मैं बुकिंग करा कर वेन्यू भेजता हूँ आपको। इतना बोल फ़ोन रख देते हैं। अर्जुन जी फ़ोन रख करण को देख गंभीर आवाज़ में कहते हैं, कन्नू आंखों में आंसुओं को रोक क्यों रखा है मेरे भाई, इन्हें आंखों से बाहर आने दे, बह जाने दे यार, तेरा मन हल्का होगा। अर्जुन जी के बोलते ही करण भावुक हो उठा। उसकी आंखों के आंसू टपाटप टेबल पर गिरने लगे। करण को इस कदर विचलित देख अर्जुन जी गहरी आवाज़ में कहते हैं, जब इतनी मोहब्बत है अंकी से तो क्यों अपना हक छोड़ रहे हो। आरती तो बुआ की पसंद है ना, उन्होंने तो उसे भी नहीं अपनाया, तो फिर तू क्यों अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा है। अभी भी वक्त है करण, तू एक बार मुझे हाँ कर दे, मैं अभी अंकल से जाकर बात करता हूँ। करण भावुक होकर कहता है, भाई पहली बात किस्मत में यदि हमारा साथ लिखा होता तो इतने रोड़े ही नहीं आते। दूसरी बात, मम्मा को छोड़िए आप, अंकल ने दिशांत को चुन लिया है। अंकिता दिशांत दोनों से इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अब मैं इन दोनों के बीच आकर अपनी मोहब्बत के यूं सरे राह कलंकित नहीं कर सकता। अभी घाव ताज़ा है, इसलिए मन थोड़ा भारी है, इसलिए समय के साथ सब यादें धूमिल हो जाएंगी। वैसे भी भाई रहना हमेशा अपने मम्मा पापा के साथ है, उन्हें नाराज कर मैं कैसे अपना रिश्ता जोड़ लूँ। छोड़िए ना आप, बंद कीजिए इस टॉपिक को। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में होकर रहता है। दीवान अंकल कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर वाला खुद हमारे जन्म के समय ही बना देता है। अंकिता की जोड़ी दिशांत से बननी थी, इसलिए वो अक्षत अंकल की ज़िंदगी में आया। खुश हूँ मैं अंकिता के लिए, क्योंकि दिशांत बेस्ट है उनके लिए। आप बताइए, कुछ काम था मुझसे। अर्जुन जी उसे देख गंभीर आवाज़ में कहते हैं, ठीक है कन्नू, अब सब उस ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए अब हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। जब तुम दोनों के आगे बढ़ने का फैसला लिया है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम आज शाम हमारे साथ फैमिली गेट टुगेदर में चल रहे हो। करण बीच में ही कहता है, लेकिन भाई, अर्जुन जी गहरी आवाज़ में कहते हैं,
जानता हूँ क्या कहना चाहते हो। बुआ के पास पापा मम्मी और फूफा जी दोनों रुकेंगे। केशव को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम और पायल दोनों चल रहे हो और इसमें मुझे तुम्हारी तरफ से कोई आनाकानी नहीं चाहिए। और देव बुकिंग करवा के मुझे मेन्यू बता देगा। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। करण धीमे स्वर में कहता है, ठीक है भाई। अर्जुन जी दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाते हैं। दोनों कॉफ़ी पीकर कैंटीन से बाहर आते हैं। इतने में ही करण अर्जुन जी को देखकर कहता है, भाई अब चलिए, मैं मम्मा पापा और पायल के लिए नाश्ते का ऑर्डर करके आता हूँ। अर्जुन जी उसे गहरी नज़रों से देखकर कहते हैं, हाँ जल्दी आना। इतना बोल वहाँ से निकल जाते हैं। करण तीनों के लिए नाश्ते का ऑर्डर करता है और एक कॉफ़ी और ग्रिल्ड सैंडविच अंकिता के लिए ऑर्डर करता है। इतने में ही सामने से दिशांत अंकिता का हाथ पकड़ कैंटीन में आते हुए कहता है, तुम बैठो बेबी डॉल, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यही लाता हूँ। सुबह से भूखी हो, चॉकलेट से कोई पेट भरता होगा। अंकिता शांत लहजे में कहती है, लड्डू लेकिन मुझे। दिशांत थोड़ा तेज आवाज़ में कहता है, मैंने कहा बेबी डॉल चुपचाप बैठो, नाश्ता किए बगैर तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। दिशांत का इतना हक से अंकिता से बात करना करण के दिल में टीस पैदा कर गया। वो कैंटीन बॉय को देखकर कहता है, सुनो, ये सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर कैंसिल करो। बाकी नाश्ता वार्ड नंबर 4 के रूम नंबर 27 में भेज देना। इतना बोल अपनी नज़रें नीचे किए वहाँ से फुर्ती से निकल जाता है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लेकिन कहानी के जितने भी लोगों का नाम है, किसी का नाम लेकर कमेंट मत कीजिए प्लीज़।